गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम ये 7th क्लास का फर्स्ट लेसन ही रीड कर रहे हैं और आज की हमारी हेडिंग है क्षेत्र और साम्राज्य। आज हम क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ, क्षेत्र होता है कोई भी एक छोटा सा राज्य, यानी छोटा सा कोई भी राज्य, यानी जिस पर पहले थोड़े राज्य पर यानी कुछ क्षेत्रों पर हमारा शासन होता है। और बेटा साम्राज्य होता है जब यानी अनेक क्षेत्र मिलकर जब एक राज्य का विस्तार यानी जब एक क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे हम साम्राज्य कहते हैं, यानी बहुत सारे क्षेत्र मिलकर साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हम मध्यकाल युग के बारे में 7th क्लास की बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कई जो नए नए यानी क्षेत्र हैं वे उभर कर सामने आए, तो हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे। जैसे कि बेटा लिखा हुआ है कि चोल, तुगलक, मुगल यानी बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे चोल के अंदर, जैसे ये हम देखते हैं चोल के अंदर तुगलक और मुगल, इन राज्यों के अंदर बड़े बड़े राज्य यानी बड़े बड़े क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, यानी दिल्ली का एक सुल्तान था गियासुद्दीन ये आप ध्यान रखें, दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, यानी इसका जो क्षेत्र था वो साम्राज्य में किस तरह से बदला, इस अध्याय में हम यानी ये देख रहे हैं। तो उसने एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया। किसने? गियासुद्दीन बलबन ने एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। उसका जो राज्य था बेटा वो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, यानी इतना बड़ा उसका साम्राज्य था कि बंगाल पूर्व में बंगाल से लेकर यानी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत यानी जिसमें संपूर्ण जो था बेटा दक्षिणी भारत शामिल था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी उसकी सेना के आगे अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसके बाद है बेटा When I downloaded this app, I just scanned my hands and it gave me an पलायन कर जाते थे। इसके बाद है बेटा इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे और साथ में यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारी हेडिंग है सन 700 तक के कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, यानी 700 वर्षों तक यानी किस क्षेत्र पर किस राजा का अधिकार है, ऐसे भौगोलिक आयाम यानी तय हो चुके थे। ये भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। इसके बाद है उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्ययनों में यानी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष राजवंशों से भी जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच यानी जो ये मुगल हैं, तुगलक हैं, चोल हैं, मैंने पढ़े थे अब, यानी इनमें आपस में टकराव भी होते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल, यानी सभी जो सभी का बढ़ना था ये एक समान नहीं था। ये सभी साम्राज्य उदाहरण के लिए 3 और 4 यानी ये तालिका में हम देखेंगे कि किस राजा ने यानी तुगलक ने, मुगल ने या खलजी ने यानी चोलों ने किसने सबसे ज़्यादा तरक्की की, ये हम तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।
इसके बाद है हमारा 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। यानी जब 18वीं सदी चल रही थी बेटा, तो मुगल जो वंश था, पतन का अर्थ है मुगल शक्तिहीन होता जा रहा था, और फल स्वरूप यानी जब मुगलों का राज कम होता जा रहा था, तो जो छोटे क्षेत्र थे वे फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से भी स्रव क्षेत्रीय साम्राज्यों का यानी कई वर्षों से यानी लगातार जब स्रव क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन यानी चलता था, और राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से यानी जो बातें हम कह रहे हैं कि जो स्रव क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन यानी उस समय पर चल रहा था, लेकिन छोटे छोटे राज्यों का भी शासन चल रहा था, और उन राज्यों की जो बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले हुए क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो इन बातों का पता हमें उन परंपराओं से जो लगा जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक जैसी भी परंपराएं थी, जैसे कि प्रशासन की, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की, उच्च संस्कृति की और भाषा की। इसके बाद है बेटा हमारा सन 700 से लेकर यानी 1750 मध्यकाल के बीच के 1000 वर्षों में इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं थी, मगर समन्वय स्रव क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेटा पुराने और नए धर्म। यानी इसमें क्या है, इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। यानी 700 से 1750 के बीच में यानी धर्म में धार्मिक जो परिवर्तन हुए उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी यानी धर्म में भी बहुत परिवर्तन आए। जैसे दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही यानी बहुत कम होती थी पहले में, लेकिन मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप जो था सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म पर स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे अब पढ़ेंगे हम डिटेल से इसको कि आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में यानी महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। तो हिंदू धर्म में क्या बदलाव आए कि कुछ नए देवी देवताओं की यानी पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। जैसे आप इसको ध्यान से देखें, When I downloaded this app, I just scanned my hands and it gave me an Insta palm reading. तो क्या हुआ बेटा, हिंदू धर्म में क्या क्या बदलाव आए। इसमें जो लोग थे यानी हिंदू धर्म के जो लोग थे, नए नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा। समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का जो महत्व है, यानी वो पुरोहित भी बेटा पंडित और ब्राह्मण ही होते हैं, इनका प्रभाव यानी बढ़ता गया। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2 ये हुआ बेटा, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर, जैसे इनको ब्राह्मणों को उसके ग्रंथों के बारे में अधिक ज्ञान होता है जैसे, तो ब्राह्मणों का आदर बहुत ज़्यादा होने लगा। और इनके संरक्षक होते हैं रक्षा करने वाले। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, यानी वो भी अपना मान सम्मान चाहते थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा बढ़ा, और यानी जो दबदबा था और भी ज़्यादा बढ़ गया।
इसके बाद है हमारा टॉपिक है, इस युग में बेटा एक जो धर्म परिवर्तन की मैं बात बता रही थी 700 से 1750 के बीच में, एक और भी यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि लोगों के अंदर यानी भक्ति की अवधारणा के रूप में इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमिल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारी के विशुद्ध कर्मकांड के बिना भी, यानी जो पुजारी होते थे, ये ध्यान रखिए आप, पुजारी के कर्मकांड के बिना भी स्वयं भक्ति तक पहुंच सके, यानी लोगों के अंदर इस तरह की भक्ति की जो भावना है वो पनपी। इसके आगे इसकी जो जानकारी बेटा हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद है बेटा इसी युग में यानी इसी जो 700 से 1750 का काल है या हमारा मध्यकाल है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। ये भी आपने याद रखना है कि जो नए धर्म थे, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में और व्यापारी और आप्रवासी के जरिए यहाँ पर है, यानी जो इस्लाम धर्म है सबसे पहले मध्यकाल में ही भारत में आए थे और 7वीं शताब्दी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए यानी इसी धर्म का आगमन भारत में हुआ था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना यानी धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही वे स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का यानी सामाजिक उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कहने का अर्थ ये है बेटा कि मध्यकाल में ही इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था, 7वीं सदी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए ये आया था। और जो इसे मुसलमान है वो कुरान शरीफ को यानी अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, अल्लाह को ये स्वीकार करते हैं और इनके अंदर प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। इसके बाद है बेटा कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अथवा ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है कि इसके अलावा कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री या न्यायशास्त्रियों अर्थात उलमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह की यानी व्याख्या करते हैं। जैसे हिंदू धर्म की भी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है, ऐसे ही इस्लाम की भी, इस्लाम के जो अनुयायी का अर्थ होता है साथ रहने वाले यानी उसी से संबंधित। मुसलमानों में कुछ शिया यानी ये शिया जो है मुसलमानों की जाति है, शिया है, और जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते हैं। ये पॉइंट पैगंबर साहब के दामाद अली को, ये आपने ध्यान रखना है, अली को मुसलमानों का विधि सम्मत मानते हैं। कुछ जो मुसलमान है बेटा वो सुन्नी भी थे, यानी दो कास्ट हो गई शिया और सुन्नी, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को यानी जो मुसलमान होते हैं उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा यानी जो खलीफा कौन कहलाते थे, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले को खलीफा कहा जाता था और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी, ये इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू बेटा। जैसे मैंने ये धर्म के बारे में आपसे इतना ही बताया है कि जो हिंदू धर्म था उसमें परिवर्तन आया, जो मध्यकाल था उसमें यानी इस्लाम धर्म का आगमन इसमें हुआ, लोगों की आस्था यानी किस तरह यानी ब्राह्मणों के बगैर भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी इस तरह के 3 परिवर्तन मध्यकाल में आए थे जो धर्म परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे की जो हमारी हेडिंग है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, बेटा इस पर हम कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू।